हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि लाइफ में किन लोगों से हमेशा हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। हमेशा दो लोगों से, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आप में जो कमी नहीं है उसको बताते हैं, दूसरी जो आप में अच्छाई नहीं है उस अच्छाइयों को वो आपको बताते हैं। इन दो लोगों से हमेशा आप लोग सावधान रहिए। चलिए, इससे जुड़ी हुई मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ज़रा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरी सुनिएगा तभी समझ में आएगी। एक राजा था, वो बहुत बड़ा उत्तराधिकारी ढूंढ रहा था अपने राज के लिए, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी और उसकी उम्र भी हो चुकी थी। अब उसको अपने पद के लिए राजा की तलाश थी, तो उसने सोचा अब क्या करे जाए। अब मेरे जाने के बाद इस महल में कौन रहेगा, इस गद्दी में, सीट पे कौन बैठेगा। इसके लिए वो बहुत विचार विमर्श था। तो उसने कुछ अपने मंत्रियों को बुलाया, उनसे पूछा कि बताओ अब किसको राजा बनाया जाए। तो उन्होंने कहा ऐसा करिए, आप विद्वानों को बुलाइए और कोई प्रतियोगिता रख दीजिए, उन प्रतियोगिता में वो जो जीतेगा उसको आप राजा बना दीजिए। कुछ मंत्रियों ने उनको सलाह दी, ऐसा करिए, अगर आप ये नहीं आपको सुझाव पसंद आ रहा है तो आप ऐसा करिए कि किसी भी बच्चे को आप गोद ले लीजिए और गोद लेने के बाद वो आपका ही पुत्र कहलाएगा और वो ही इस गद्दी का मालिक बन जाएगा। लेकिन ये सब ने विचार जो दिए राजा को एक भी विचार समझ में नहीं आया। उसने ना हाँ की ना की, वो जाके महल में सो गया। सुबह उठा, उसने फिर कुछ विद्वानों को बुलाया और कहा कुछ ऐसा सुझाव बताओ जिससे मुझे सुनने में भी अच्छा लगे और जिससे मैं सच में एक बहुत अच्छा राजा को चुन पाऊँ। तो कुछ मंत्रियों ने उनसे बताया कि आप इतिहास उठा के देख लीजिए, सबसे अच्छा कोई भी चुनाव करना होता है तो हम कुछ लोगों को बुलाते हैं जो इस पद पे हैं, रहना चाहते हैं, पद को चाहते हैं, उनमें हम लोग कोई कंपटीशन करा देते हैं। उस कंपटीशन में जो जीतता है उसको हम इस राजगद्दी का उत्तराधिकारी बना देंगे। तो ये चुनाव उस राजा को कुछ हद तक पसंद आया और वो बोलने लगा ठीक है, इसी तरीके का हम चुनाव करेंगे। ये आप घोषणा करवा दीजिए पूरे ज़िले में कि राज्य में, गांव में, सब जगह की जो भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है वो आ जाए। तो विद्वानों ने कहा नहीं, आप कोई एज की क्राइटेरिया बना दीजिए, उस एज के लोग आएंगे तो उससे आपको टाइमिंग भी कम लगेगी और जल्दी समय में अच्छा उत्तराधिकारी चुन लेंगे। तो राजा बोला नहीं, मेरे पास समय बहुत है, मैं रोज़ सुबह से लेकर रात तक यही करूँगा, लेकिन सभी को बुलाना ज़रूरी है। आप प्रत्येक व्यक्ति तक ये खबर पहुंचाइए और मैं सबको बुलाना चाहता हूं और मैं परीक्षा लेना चाहता हूं, इंटरव्यू लूँगा, परीक्षा लूँगा। जो भी व्यक्ति मेरी परीक्षा में सफल होगा उसी को मैं इस राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। विद्वानों ने कहा ठीक है, अगर आपकी ऐसी मर्जी है तो ठीक है, ऐसा ही होगा। उन्होंने ये खबर सब बहुत दूर दूर तक पहुँचा दी। एक गाँव में एक किसान था, वो बहुत गरीब था, तो उसके लड़के तक भी ये खबर पहुंची। तो उस लड़के ने अपने पिताजी से कहा पापा मैं भी जाऊंगा। तो पापा ने कहा बेटा हमारे पास वहां तक जाने के लिए किराया ही नहीं है और किराए के बाद मैं तुम्हें कैसे वहां भेजूं, क्या हम राजा बनने के योग्य नहीं हैं। लेकिन वो बेटे के सपने बहुत ऊंचे थे, उसने कहा नहीं पापा मुझे जाना है। उसने अपनी माँ से कहा, उसकी माँ ने कहा अगर बेटी की इच्छा है तो उसे भेज दो। बट पिताजी ने उसकी जैसे तैसे हाँ कर दी। तब बेटा तैयारी में लग गया कि मुझे वहाँ जाना है राजधानी। तो अब उसके पास कपड़े भी नहीं थे अच्छे कि परीक्षा में, इंटरव्यू में वो अच्छे कपड़े पहन के जा सके। उसने पिताजी से बोला पापा मुझे कुछ कपड़े दिला दो, मुझे कुछ नहीं तो एक जैकेट ही दिला दो ताकि मेरा इम्प्रेशन अच्छा पड़े। सभी लोग जानते हैं जब इंटरव्यू के लिए हम लोग जाते हैं तो कितना मतलब सज धज के जाते हैं, वेल मेंटेन होके जाते हैं, ताकि क्योंकि कहा ही जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। यही वो लड़के की भी सोच थी। लेकिन पिता के पास इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी कि वो बेटे को कुछ दिला पाता। फिर भी वो बहुत पीछे पड़ा तो पिताजी ने कुछ पैसे उधार लेके उसको एक जैकेट जैसे तैसे दिला दी। वो जैकेट पहन के बेटा बड़े खुश मन से निकल पड़ा
राजधानी की तरफ जैसे ही वो राजा के महल के पास पहुंच रहा था कि वहाँ उसने देखा एक भिखारी उसके पास आया और उसके पैर पकड़ कर कहने लगा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, मुझे कुछ दे दो। अब वो क्या ही दे पाता, वो तो खुद उधार एक जैकेट पहने था और उसका इंटरव्यू था। लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर उसको अंदर से दया आई और दिल में 50 क्वेश्चन भी थे, दिमाग में भी था कि मुझे इंटरव्यू में जाना, कैसे जाऊंगा, और राजा अगर मैं नहीं बना तो इस जैकेट का कर्जा मेरे पापा कैसे चुकाएंगे, मैं खुद उधार लेके आया हूँ, बना नहीं बना। लेकिन उसने उसकी अवस्था देखी, क्योंकि वो काफ़ी वृद्ध अवस्था में बूढ़ा था और बहुत ही उसकी कंडीशन भी ख़राब थी। तो उस किसान के बेटे ने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और अपनी जैकेट उतार के उसको दे दी। अब क्या था, वो वही पुराने अंदर कपड़े पहने हुए था, लेकिन वो फिर भी चला गया महल के अंदर और महल में देखा तो बहुत से लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने, सजे धजे, सब बैठे हुए विश्राम कर रहे थे वेटिंग रूम में। वो भी अपना बैठ गया, 2-3 घंटे रेस्ट किया, तब जाके कहीं उसका नंबर आया तो उसने तुरंत कंघी बाल बनाए और शीशे में देखा जो अगल बगल लगे हुए थे और अपना इंटरव्यू रूम में घुस गया। तो इधर उधर उसने देखा, उसे कोई दिखाई नहीं। लेकिन जब वो अंदर घुसा तो कैबिन को, जो इंटरव्यू का रूम था, कैबिन था, उसको देखकर उसके पैर ऐसे लड़खड़ा रहे थे, क्योंकि उसको अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल था ही नहीं, क्योंकि उसके ना ही कपड़े अच्छे थे, ना ही उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। बस उसको ये था कि मैं सारे क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा, मुझसे जो पूछा जाएगा, ये उसके अंदर था। लेकिन डर तो अंदर से था ही कि पापा का कर्जा कैसे निपटेगा, जैकेट का जो मैं लेके आया था वो जैकेट भी नहीं है, पापा को मैं क्या बताऊंगा घर लौटने के बाद, और मेरी ये दशा देख के कहीं ऐसा ना हो राजा मुझे देखे और बाहर ही कर दे, क्योंकि उस कैबिन में भी राजा बैठा ही नहीं था। वो थोड़ी देर इधर उधर देखता रहा, विचार विमर्श करता रहा। एकदम से अंदर वाले गेट से उस रूम में एक वृद्ध आदमी ने प्रवेश किया। उसको उस लड़के ने देखा तो देखता ही रह गया और ऊपर से नीचे 2-3 बार देखकर उसके ऐसा लग रहा था उसके गले में आवाज़ फंस गई हो। वो इशारे में कहने लगा कि तुम वही व्यक्ति हो जो बाहर मिले थे। तो उस बुढ़े ने भी इशारे से हाँ कर दिया। तो वो कहने लगा, अरे यार तुमने मेरी जैकेट ले ली और मैं बताओ इंटरव्यू में आया हूँ, मेरे पास कपड़े भी नहीं है, मैं ऐसे बैठा हूँ और तुम फिर जैकेट उतार के चले आए, कहाँ मेरी जैकेट ला दो। क्योंकि उसके दिमाग में तो वो बस जैकेट ही घूम रही थी और तुम तो यहाँ पर आ गए, तुम तो बाहर थे। तब फिर उस वृद्ध आदमी ने कहा कि तुम परेशान न हो, मैं तुम्हारी जैकेट दे दूँगा। बोले नहीं तुम झूठ बोल रहे थे मुझसे बाहर, और तुम गरीब नहीं थे, ना तुम बीमार थे, तुम यहाँ कैसे आ गए। तब उस आदमी ने उस किसान के बेटे के पास जाकर खड़ा हो गया, उसके कंधे पे हाथ रख के कहा, बेटा तुम मेरे बेटे की उम्र के हो और ये रही तुम्हारी जैकेट। उसकी जैकेट लौटाई, तब थोड़ी उसको सांत्वना मिली और उससे कहा, बैठो पानी पियो। बैठा, पानी पिया। बोले, अच्छा अब ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे आ गए। किसान के बेटे ने उस वृद्ध आदमी से पूछा, अब ये बताओ तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम तो बाहर थे, तो तुमने मुझसे झूठ बोला था। तब उसने कहा, नहीं मैं बाहर था, ये बात सच है, लेकिन मैं गरीब था, ये बात गलत है, मैं बीमार था, ये बात गलत है, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। बोले, कौन सी परीक्षा। बोले, इस राजमहल का जो उत्तराधिकारी था वो मुझे एक इंसान चुनना था, और वो इंसान जिसके अंदर एक इंसानियत हो। इस पद जो कुर्सी पे बैठे वो सबकी परेशानियों को समझ सके, ना कि स्वयं अपनी। और तुमने अपनी परेशानी को ना समझते हुए मेरी परेशानी को समझा था, इसलिए इस पद का उत्तराधिकारी अब तुम ही हो। मानो वो लड़का ऐसा झूम उठा, उसको लगा जमीन के पैरों से नीचे से सरक गई हो, आसमान में तारे ही तारे दिखाई दे रहे थे। वो खुशी के मारे जगमगा उठा और बौखला सा गया, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने कहा, सच बताओ आप सही बोल रहे। बोले, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, और आज से तुम ही इस महल के राजा हो
और उसको राजा घोषित कर दिया। ढोल बजाने के साथ उसने अपने माँ बाप को बुलाया। उसका भी राज्याभिषेक हुआ, लड़के का, किसान के बेटे का राज्याभिषेक हुआ। बेटा खुश हो गया। तो ये चीज़ें हम लोगों को ये सिखाती हैं कि हम लोग कुछ भी काम करते हैं ना, तो सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं। गलत नहीं है अपने बारे में सोचना, बिल्कुल गलत नहीं, लेकिन ज़रूरत पहले किसको ज़्यादा है ये ज़्यादा सोचना मेरे हिसाब से अच्छी बात है। हमें ज़रूरत है ज़्यादा कि सामने वाले को उसकी ज़्यादा नीड है, क्योंकि सिचुएशन को हैंडल करना एक मानव के तार्किक बुद्धि के अंतर्गत आता है। हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं। हमें सोचने की समझ है, हमें पता है कि किसकी ज़रूरत किसे पहले ज़्यादा है। इसी के साथ मैं अपनी कहानी का अंत करती हूँ। जो भी आप लोगों को समझ में आया हो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। सभी को राधे राधे।